दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज एंड एजुकेशन अड्डा में। आज हम पढ़ेंगे बीटीसी या डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर के मैथ्स के यूनिट 1 के बारे में, जिसे हम चैप्टर 1 भी बोल सकते हैं। आप जो समझिए, यूनिट फर्स्ट कह सकते हैं या फिर चैप्टर 1 बोल सकते हैं। दोस्तों, हमारा जो चैप्टर 1 है उसका नाम है संख्या तथा संख्यात्मक का बोध, अंकों का ज्ञान और स्थानीय मान। यहाँ पर हम जो है सबसे पहले तो क्वेश्चंस तो सॉल्व करेंगे, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट इस वीडियो में क्लियर करूँगी। पहले तो आज हम इस वीडियो में जो है इस चैप्टर में जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उसको क्लियर करेंगे, क्योंकि मैथ्स में अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो फिर आपको कोई भी क्वेश्चन जो है वो छूटेगा नहीं। यहाँ पर हम क्या समझेंगे कि जो भी चीज़ें आती हैं एग्ज़ाम्स में, तो जैसे संख्या जो है ये चैप्टर का नाम भले ही संख्या और संख्यात्मक का बोध वगैरह रख दिया गया, लेकिन ये मेन रूप से चैप्टर जो है वो संख्या पद्धति ही है, नंबर सिस्टम, जिसमें जो है सारा खेल नंबर्स के माध्यम से ही होता है। ये चैप्टर वैसे अगर पढ़ना चाहें तो काफ़ी लंबा जा सकता है। ये चैप्टर 1 से 1.5 महीने तक भी, अगर आप किसी अच्छी कोचिंग में जाएंगे, कंपटीशन की तैयारी करने वाली कोचिंग में, तो वहाँ पर इस चैप्टर को बहुत ही लंबा खींच के पढ़ा दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है हमें सिर्फ केवल अपना बीटीसी का फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस देखना है, और साथ ही यही क्वेश्चन जो है यूपी टेट वगैरह में भी पूछे जाते हैं, और सी टेट में तो आपको पता है मैक्सिमम पेडागोजी के क्वेश्चन होते हैं और कुछ इसी के कॉन्सेप्ट से बेस क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। तो मेनली यहाँ पर हमें जो है पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। यहाँ पर क्या है कि ये एक ऐसा चैप्टर है, मैथ्स तो वैसे लगाने से ही आती है, जितना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और उतना ही आपका डाउट्स भी क्लियर होता जाएगा और आपको कॉन्फिडेंस आता जाएगा। लेकिन पहले तो हम क्या करेंगे, पहले वीडियो में हम जो है जो भी यूनिट या फिर जो भी चैप्टर है उसका हम पहले कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसकी परिभाषा, उसकी थ्योरी, उसमें क्या चीज़ें होती हैं, ये सब देखेंगे। फिर हम उसके बाद उसके दूसरे वीडियो में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी लगाया करेंगे। और ये सारा जो सिलेबस है वो सब एससीईआरटी के पैटर्न पर ही रहेगा, और प्लस इससे रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो भी हम देखेंगे। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानना चाहते हैं, यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि संख्यांक क्या होता है। संख्यांक का अर्थ होता है किसी वस्तु को गिनने के लिए जिन अक्षरों का हम प्रयोग करते हैं उसे हम संख्यांक कहते हैं। जैसे जो भी अक्षर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम संख्यांक कहते हैं। और संख्या यह होती है जो बताती है कि वस्तुएं कितनी हैं, कितनी वस्तुएं हैं, इसका बोध जिससे होता है उसे हम संख्या कहते हैं। संख्या कई प्रकार की हो सकती है दोस्तों, जैसे कि देवनागरी पद्धति में संख्या जो होती है, जिसे हम नॉर्मली अपने लाइफ में भी यूज़ करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, जो हमारे इंग्लिश के नंबर्स जिसे हम कह सकते हैं। ये इंग्लिश के नंबर्स हम बोल देते हैं, लेकिन ये इंग्लिश में नहीं होते हैं, ये होते हैं हिंदी में। हिंदी के जो नंबर्स होते हैं वही देवनागरी में आते हैं, लेकिन हम जो है आजकल इसी का प्रयोग करने लगे, तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये भी देवनागरी में आती है। फिर हम बात करते हैं कि रोमन भी एक संख्या ही होती है दोस्तों, जिसमें आप उसको इस टाइप से लिखेंगे। ये जो है कुछ इस आई के फॉर्म में रहता है, आई के जैसा, और यहाँ पर अगर डबल रहता है तो उसको हम 2 बोलते हैं। जब ये ट्रिपल आई के जैसा हो जाता है उसको हम 4 बोलते हैं। ये हमारा 4 है, ये हमारा 5 है, ये 6 है, ये 7, ये 8 और ये 9, और अगर केवल x होता है तो उसे हम 10 बोलते हैं। ये हमारी कौन सी नंबर्स हैं, ये हमारे जो है रोमन नंबर्स हैं, जिन्हें हम रोमन अंक कहते हैं। दोस्तों, एक हमारी जो है अंतर्राष्ट्रीय यूनिट बताई गई है नंबर्स की, जिससे हम सभी यूज़ करते हैं, और जितनी भी जगहें होती हैं हर जगह पर जो ये अंतर्राष्ट्रीय, यानी कि एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में भी जो नंबर यूज़ किया जाता है, एक से ज़्यादा देशों में जो चीज़ें यूज़ की जाती है उसे हम अंतर्राष्ट्रीय कहते हैं। और ये जो नंबर आप देख रहे हैं 1 2 3 4 लेकर 1 से लेकर 9 तक के नंबर्स, क्योंकि इसमें जब हम 0 को इंक्लूड करेंगे तो नंबर्स बढ़ते चले जाएंगे, तो 1 से लेकर 9 तक के नंबर्स जो हैं ये हमारे अंतर्राष्ट्रीय नंबर है, और इन्हीं नंबरों से ही सारे नंबर्स बनाए जाते हैं। कोई एक्स्ट्रा नंबर्स तो आता नहीं है, जो भी नंबर बनता है वो इन्हीं से ही बनाया जाता है। अगर 100 बनाना है तो जब 0 की खोज नहीं हुई थी तो 1 से 9 तक ही नंबर्स थे, फिर जब 0 की भी खोज हो गई तो फिर इसके आगे जब वहाँ पर 0 आने लगा तो हम उसके 1 के आगे 0 मतलब 0 के आगे 1 लिख दिए तो वो 10 हो गया। इसी के बाद हम 1 के आगे 2 लिख दिए तो वो 12 हो गया। 1 के बाद 3 लिख दिए तो वो 13 हो गया। 1 के बाद 4 लिख दिए तो वो 14 हो गया। तो नंबर्स जो हैं वो कहीं से आते नहीं हैं, वो यही सब रहते हैं। बस इनको हम क्या करते हैं, इनको जो है हम अपने मतलब कि तरीक़ों से लिख देते हैं। अब जैसा नंबर है उसी को ही हम घुमा फिरा के इसी में से यूज़ करते हैं। उदाहरण के लिए अगर आपसे कह दें कि अंतर्राष्ट्रीय में
जो ये नंबर्स है उसको अगर मान लीजिए आपको 786 लिखना है, तो यहाँ पर सब नंबर्स का अपना अलग अलग सेंस होता है। तो यहाँ 786 में 7 का जो अंक है वो सैकड़े को प्रदर्शित कर रहा है, 8 का अंक जो है वो दहाई को प्रदर्शित कर रहा है, और 6 का अंक जो है वो इकाई को प्रदर्शित कर रहा है। तो आपको पता है दोस्तों, 7 को आप अगर जैसे सैकड़े का अर्थ होता है 100, तो उसमें 7 में आप 100 से गुणा करेंगे तो वो 700 हो जाएगा, और 8 में आप 10 से गुणा करेंगे तो वो 80 हो जाएगा, और इसी प्रकार से 6 में आप 1 से गुणा करेंगे तो वो आपका 6 हो जाएगा, और इसे हम इकाई, दहाई और सैकड़ा बोलेंगे। और इस प्रकार हम छात्रों को इकाई दहाई का अभ्यास कराते हैं। जो भी आप, अगर आपकी टीचिंग लगेगी तो आप बच्चों को ऐसे ही पढ़ाएंगे। फिर हम यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों नेचुरल नंबर्स के बारे में, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं। तो गिनने वाली सभी संख्याएं हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, यानी जो भी नंबर्स होते हैं जैसे 1 2 3 4 5 से लेकर के अनंत तक की जो संख्याएं होती हैं वो हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। तो इसे जैसे अगर हम कहें दोस्तों, ये जो हमारा ब्रैकेट लगा हुआ है इसे हम मिडिल ब्रैकेट बोलते हैं, मझला कोष्ठक बोलते हैं। और इस ब्रैकेट में जब हम किसी चीज़ को लिखते हैं तो उसका अर्थ होता है हम समुच्चय में लिख रहे हैं, यानी ये प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय जो है इसको इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। और प्रारंभ में जब 0 का आविष्कार नहीं हुआ था तब प्राकृतिक संख्या केवल 1 से लेकर 9 तक ही थी, यानी कि उसके पहले संख्याएं केवल हमारी इसी में से ही बनाई जाती थी, अलग से कोई संख्या नहीं थी। फिर उसके बाद जो है यहीं पर जो एक है हमारा, अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में वन लाइनर से पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आते हैं 5 नंबर के ऑब्जेक्टिव्स आते हैं दोस्तों, आपको भी पता है बीटीसी का, आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख लीजिए। फर्स्ट सेमेस्टर या किसी भी सेमेस्टर में, चारों सेमेस्टर में 5 नंबर का जो है वो ऑब्जेक्टिव आता है। इसके अलावा जो है 20 नंबर के जो है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आते हैं। तो 25 नंबर का होता है हमारा मैथ्स, बहुत ही आसान होता है उसे सॉल्व करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने ऑब्जेक्टिव अच्छे से कर लिया तो आपको 5 नंबर तो कहीं आपके जाने वाले नहीं हैं। तो यही सब क्वेश्चंस जो हैं ये छोटे छोटे जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं यही टॉपिक से उठा करके आपको ऑब्जेक्टिव नंबर्स बनते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं। तो ये क्वेश्चन शायद एक बार पूछा भी गया है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या इनमें से कौन सी होगी, 1 होगी कि 2 होगी कि 0 होगी कि -1 होगी। तो अगर आपको पता है तभी आप लगा कर आएंगे, अदरवाइज आप गलत करके चले आएंगे। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो है वह 1 है, और 1 को हम अभाज्य संख्या भी कहते हैं। और यहाँ पर 2 जो है वो सबसे छोटी जो है वो भाज्य संख्या है। यहाँ पर जो हमारी 2 सॉरी दोस्तों गलत हो गया, जो 2 है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, और यहाँ पर जो 1 है वो भाज्य संख्या है। भाज्य इसलिए क्योंकि 1 जो है वो सबसे विभाजित हो जाता है, इसी वजह से ये हमारी क्या है, भाज्य है, और ये हमारी क्या है, अभाज्य है, क्योंकि जो हमारी 2 संख्या होती है वो सिर्फ 2 से ही कटेगी या फिर 1 से कटेगी, इसके अलावा और किसी से भी नहीं डिवाइड होती है। अभी हम सब पढ़ेंगे भाज्य और अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। तो 1 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है और 2 सबसे छोटी क्या है, अभाज्य संख्या है। फिर हम देखेंगे यहाँ पर पूर्ण संख्या के बारे में, जिसे हम होल नंबर्स कहते हैं। होल का अर्थ क्या होता है, यानी संपूर्ण संख्या जिसमें कुछ भी ना छूटे, यानी होल नंबर्स में 0 भी आ जाएगा। यानी अभी तक प्राकृतिक संख्या में दोस्तों जो है 1 से लेकर अनंत तक की जो संख्या वो प्राकृतिक संख्याएं आती थी, जो भी गिनने वाली संख्याएं थी। अब उसी प्राकृतिक संख्या में अगर आपने 0 को भी लगा दिया आगे तो वो हमारी पूर्ण संख्या बन जाती है, होल नंबर। तो 0 से अनंत तक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, अर्थात 0 1 2 3 4 से लेकर इनफाइनाइट तक सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है, या कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, जितनी भी हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो सभी क्या होती हैं दोस्तों, वो पूर्ण संख्याएं होती हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि प्राकृतिक संख्या जो है 1 से लेकर के 2 3 4 से लेकर इनफाइनाइट तक जाती है, और पूर्ण संख्याएं जो होती हैं वो 0 से इंक्लूड होती है, 0 से लेकर 1 2 3, यानी कि इस 0 के अंदर जो है बाद में ये भी तो आ रहा है साथ में। तो यानी ये सभी प्राकृतिक संख्याएं, और ये प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या में भी आ रही हैं, क्योंकि 0 से लेकर 1 अनंत तक के बीच में आती हैं संख्याएं, पूर्ण संख्याएं जो होती हैं। तो इसीलिए जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं
हैं वो पूर्ण संख्या भी होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक संख्या में ज़ीरो नहीं आता है और पूर्ण संख्या में ज़ीरो आता है। और अगर हम पूर्ण संख्या को प्राकृतिक संख्या बोल देंगे तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि पूर्ण संख्या जो है वो ज़ीरो से शुरू होती है और प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होती है। तो आपको भी पता है कि ज़ीरो से लेकर एक अनंत तक के बीच की जो संख्याएं होंगी उसमें प्राकृतिक भी आ जाएंगी। और उसके बाद अगर हम कह दें कि पूर्ण संख्याएं जो हैं वो क्या होती है, तो ज़ीरो से लेकर अनंत तक की होती हैं, यानी कि पूर्ण संख्याओं में जो है वो हमारा मतलब जो सभी पूर्ण जो संख्याएं होती हैं वो प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ज़ीरो जो है वो क्या है, हमारा एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। मतलब जब उसकी खोज नहीं हुई थी तो स्टार्टिंग में जो ज़ीरो से शुरुआत होती है वो हमारा पूर्ण संख्या होता है, प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। फिर हम यहाँ पर पढ़ेंगे क्रमागत नंबर के बारे में, क्रमागत संख्या जिसे हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर इंग्लिश टर्म्स को भी हम देखते चलेंगे, क्योंकि इसमें कुछ बच्चे जो है वो इंग्लिश मीडियम के भी होते हैं ताकि उन्हें भी समझ में आए। वैसे तो बीटीसी का पेपर जो है वो हिंदी में ही आता है, आपको भी पता है कि जो यूपी में जो भी बीटीसी के पेपर बनते हैं, क्वेश्चन पेपर, वो हिंदी में ही बनते हैं। तो हमें हिंदी को समझना है साथ में, और इंग्लिश को इसलिए समझना है क्योंकि यूपी टेट में जो है आपको इसका इंग्लिश वर्जन भी मिल सकता है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। तो हम साथ में उसका हिंदी और इंग्लिश दोनों समझते चलेंगे। तो क्रमागत संख्या यानी कॉन्जिक्यूटिव नंबर, तो जैसे जो भी संख्याएं हैं क्रम में होती हैं। क्रमागत यानी क्रम से जिनका आगत हो, जो क्रम से आए, यानी 1 2 3 4, ये क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं हैं। यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं, ये क्रमागत संख्याएं होने के साथ साथ क्या है, क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं भी हैं। और इसके अलावा जो है ये 2 4 6 8 ये क्रमागत जो है वो सम संख्याएं हैं। दोस्तों सम संख्या क्या होती हैं, वो संख्याएं जो कि ज़ीरो, जिसका इकाई नंबर 0 2 4 6 8 होता है, उसे हम सम संख्या कहते हैं। जो क्या हो सके, दो भागों में बट सके, दो भागों में डिवाइड हो सके, उसे हम सम संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो एक आपको ट्रिक समझा देती हूँ कि क्रमागत संख्या जब भी आप पढ़ेंगे, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्रमागत है या नहीं, तो आप क्या करिए, उन पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच का अंतर लीजिए, फिर उसके बाद आप दूसरी और तीसरी संख्या के बीच का अंतर लीजिए। अगर दोनों का अंतर बराबर आते जा रहा है, बार बार बराबर आते जा रहा है, तो इसका अर्थ ये है कि ये संख्या जो है वो क्रमागत है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 4 और 2 के बीच में, यहाँ पर 4 को 2 से जब आप घटाएंगे तो 2 आएगा। इसी के साथ ही आप 6 में से 4 को घटाएंगे तो कितना आएगा, तो भी 2 आएगा। 8 में से 6 को घटाएंगे तो भी 2 आएगा। यानी कि हर एक बार जो है इनके बीच का जो अंतर है वो बराबर है। इसका मतलब है कि ये जो संख्या है वो क्रमागत है, और साथ ही ये दो भागों में बट रही है, इसीलिए हम इसे क्रमागत सम संख्या कहेंगे। क्रमागत विषम संख्याएं क्या होंगी? विषम संख्याएं वो होती हैं जो सम ना हो, यानी कि जो दो बराबर भागों में ना बटे। क्या आप 3 को दो बराबर भागों में बांट सकते हैं? तो वो 1.5 और 1.5 में बटेगा, जो कि बराबर नहीं है। यहाँ पर आप क्या करेंगे कि जो दशमलव में नहीं बल्कि पूरी पूरी कटती हैं वही हमारी क्या होती है, सम संख्या, और जो दशमलव में कट जाए तो वो विषम कहलाएंगी। तो यहाँ पर भी अगर आप अंतर लेंगे, 3 में से 1 को घटाएंगे तो 2 आएगा, 5 में से 3 को घटाएंगे तो भी 2 आएगा, 7 में से 5 को घटाएंगे तो भी 2 आएगा। तो यहाँ पर जो संख्या है वो क्रम से जो है उनका अंतर समान है, इस वजह से ये भी क्रमागत संख्याएं हैं, और यह जो है विषम संख्याओं का एक क्रमागत है, इसी वजह से इसे हम क्रमागत विषम संख्याएं कहेंगे। अब उसी के नीचे आपको दिखाया जा रहा है 1 3 5 8 9 7। तो अगर आप इसे चेक करेंगे, यहाँ पर आप क्या करते हैं, जैसे आपने 3 में से 1 को घटाया तो ठीक है, आपको 2 मिल रहा। आपको 5 में से 3 में आपने घटाया 5 में से 3 को तो भी 2 मिला। लेकिन जब आप 8 में से 5 को घटाएंगे तो आपको 3 मिलेगा। आप 9 में से 8 को घटाएंगे तो आपको 1 मिलेगा। 7 में से यहाँ पर 9 तो जाएगा नहीं, तो अंतर का अर्थ होता है बड़े में से छोटे को घटाना, तो आपको यहाँ पर 2 मिलेगा। तो क्या आपको यहाँ पर क्रम से कोई चीज़ दिख रही है? यहाँ पर 2 अंतर आ रहा है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 1, फिर से 2, तो ऐसा कोई अंतर नहीं हो रहा है, क्रमागत नहीं हो रहा है। इसी वजह से ये कोई भी क्रमागत संख्या नहीं है। तो ये जो हमारी सीरीज़ बनी है ये क्रमागत संख्या नहीं होगी। तो आप समझ गए होंगे क्रमागत का अर्थ होता है जिनके बीच में दो संख्याओं का अंतर हर बार बराबर आता चला जाए, वो होती हैं क्रमागत संख्याएं। और हमें ये बस देखना होता है कि वो सम में आ रही हैं कि विषम में आ रही हैं, यानी कि वो जो संख्याएं हैं वो बार बार सम से आ रही हैं कि विषम से आ रही हैं। अंतर तो उनके बीच का हर बार बराबर आएगा ही। अब हम थोड़ा सम और विषम भी संख्याएं पढ़ लेते हैं, बार बार उनके बारे में बताया जा रहा है। तो सम संख्या क्या होती है? ऐसी कोई भी संख्या जिसे हम दो बराबर भागों में बांट सकते हैं उसे हम सम संख्या कहते हैं, या वो सम
संख्या कहलाती हैं। जैसे जिनका जैसे जो है दो को आप दो बराबर भागों में बांट सकते हैं। दशमलव में बिल्कुल नहीं बटेंगी, ऐसी संख्याएं दशमलव में नहीं बट सकती। यहाँ पर आप 2 को बांटेंगे तो 1 और 1 आएगा, 4 को 2 भागों में बांटेंगे तो 2 और 2 आएगा, 6 को बांटेंगे तो 3 और 3 आएगा, 4 को 2 भागों में बांटेंगे तो 4 और 4 आएगा। यानी कि हर बार संख्याएं जो है वो बराबर भागों में बट रही हैं और बिल्कुल भी दशमलव में नहीं आ रही हैं। तो ये सभी संख्याएं सम होती हैं। तो या फिर हम बोल सकते हैं कि ऐसी कोई भी संख्या जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, उसे हम सम संख्या कहते हैं। या जो 2 से पूर्णतः कट जाए उसे भी सम संख्या कहते हैं। तो सम संख्या की कई सारी परिभाषाएं हो सकती हैं। सम संख्या को आप समझ गए होंगे, यानी जिसे हम 2 बराबर भागों में बांट सके। नोट में आपसे बताया गया है कि किसी भी संख्या में जब हम 2, 4, 6, 8 से गुणा करते हैं तो उस संख्या का इकाई अंक भी सम हो जाता है, अर्थात संख्या भी सम हो जाती है। तो यहाँ पर 0 जो है वो आल्सो अ सम नंबर, 0 भी एक सम नंबर ही है, सम संख्या है। अगर आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछ सकता है कि 0 सम संख्या है कि विषम संख्या है, तो 0 एक सम संख्या होती है, क्योंकि 0 जो है किसी भी संख्या के अगर इकाई में उपस्थित है तो वह 2 बराबर भागों में बट सकता है। उदाहरण के लिए अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर आप 10 लिखा है तो आप इसे 2 भागों में बांट सकते हैं। कैसे? यहाँ पर आपको 10 को जो आप 2 से भाग करेंगे तो आएगा 5। तो यहाँ पर जो है 0 अगर किसी संख्या के इकाई अंक में उपस्थित है तो इसका अर्थ होता है कि वह 2 से जरूर विभाजित होगी। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे। विषम संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जो सम संख्याएं ना हो, अर्थात जिनका इकाई वाला अंक 1, 3, 5, 7 या 9 हो, उसे हम विषम संख्या कहते हैं। या जो 2 से ना कटे उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जो मतलब जो दो से ना कटे उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? विषम संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ और मैं बताऊंगी कि सम संख्या और विषम संख्याओं से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछ लेता है और पूछा भी है एक बार एग्जाम में। तो पहले आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। अगर 2 सम संख्याओं को जोड़ेंगे तो सम ही आता है। जैसे 2 + 2 को जोड़ेंगे तो हर बार यहाँ पर 4 आएगा। इसी तरह से आप 2 और 6 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा। 6 और 4 को जोड़ेंगे तो 10 आएगा। यानी हमेशा आप देखेंगे जब भी 2 संख्या को जोड़ा जाता है तो सम ही आता है। और 2 सम संख्याओं का गुणा भी हमेशा क्या होता है? सम ही होता है। यहाँ पर आप जैसे 2 का 2 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा। लेकिन दोस्तों एक सम संख्या और एक विषम संख्या का जो गुणा होता है वो भी हमेशा सम ही आता है। चाहे आप ट्राई करके देख लीजिए। यहाँ पर आप 2 की जगह पर आप 2 लिखें, यहाँ पर आप 5 रख के देख लीजिए तो 5 दूनी 10 आएगा, जो कि एक सम संख्या ही है। तो आप कभी भी सम और विषम का गुणा करेंगे तो वो सम संख्या ही आती है। और दो विषम संख्याओं का योग भी हमेशा सम आता है, चाहे आप कैसे भी जोड़िए। जैसे यहाँ पर आपको 3 और 3 जो दिखा करके 6 बताया गया है, वैसे ही अगर आप मान लीजिए 7 और 5 को जोड़ेंगे तो 12 आएगा। ठीक है दोस्तों? तो इस टाइप से आप जो है हर बार जितनी भी संख्याएं जोड़ते जाएंगे आपको सम संख्या जो है वो मिलती जाएंगी। 2 विषम संख्याओं को अगर आप जोड़ेंगे तब आपको ऐसा ही प्राप्त होगा। फिर हम यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि सम संख्या और विषम संख्याओं का अगर जो योग होता है वो हमेशा जो है वो विषम ही आता है। आप उदाहरण में और भी संख्याएं रख के देख सकते हैं। सम की जगह पर आप यहाँ पर 4 रख के देख लीजिए, विषम की जगह पर आप यहाँ पर 7 रख के देख लीजिए। तो 4 और 7 जो है वो 11 हो जाएगा, जो कि एक विषम संख्या है। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा। 2 विषम संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो क्या होती है? विषम संख्या ही होती है। जैसे 3 और 3 का गुणा 9 होता है, वैसे ही आप क्या करेंगे? 5 और 5 का गुणा करेंगे तो 25 आएगा। 7 और 5 का गुणा करेंगे तो 35 आएगा। यानी हर बार विषम संख्या ही आएगी। अगर आप 3 विषम संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो वहां पर विषम संख्या प्राप्त होगी। आपने 2 को जोड़ा तो सम संख्या प्राप्त हुई, लेकिन आपने 3 विषम को जोड़ा तो आपको विषम संख्या प्राप्त हुई। मैं इसी से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन करवा दे रही हूँ, जिससे आपका कोई भी मतलब डाउट जो है वो रह ना जाए। जैसे मान लीजिए कि यदि x और y क्रमशः सम और विषम संख्या है। क्रमशः का मतलब है कि x हमारा सम संख्या है और y हमारा क्या है? विषम संख्या है। तो हमको निम्न में से कौन सी विषम संख्या है यह बताना है। अब आपको यहाँ पर नहीं पता है, ठीक है? अब आप यहाँ पर क्या करिए? नंबर पुट करके देख लीजिए। x और y का अगर हम गुणा करें, मान लीजिए यहाँ पर क्या है? x का गुणा, x की जगह पर हम 2 रख दें और y की जगह पर 3, तो जो कि आएगा 6। यहाँ पर हमसे बोला है कि विषम संख्या में बताना, तो ये तो हमारा
ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो है ये सम संख्या आ रही है। फिर हम दूसरा ऑप्शन लेते हैं। दूसरे ऑप्शन में हमसे कहा है कि हम x और y को जोड़ेंगे तो विषम आएगा। जैसे अगर मान लीजिए x की जगह पर आपने 2 रखा है, x क्योंकि आपको सम संख्या रखनी है, y की जगह पर आप कोई भी विषम संख्या रख दीजिए। मान लीजिए आपने 5 रखा तो आपको सम संख्या प्राप्त हुई 7, विषम संख्या प्राप्त हुई 7, यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। हम और भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हम मान लीजिए 2 रखते हैं सम की जगह पर और y की जगह पर कोई 5 रख देते हैं विषम संख्या, और हम इसको जोड़ते हैं तो कितना आता है दोस्तों? 5 3 8 तो 10 आ रहा है, जो कि हमारी क्या होती है? एक सम संख्या है। इसी प्रकार से आप यहाँ पर भी अगर मान लीजिए यहाँ पर 2 रख रहे हैं, इस बार 3 रख के देख लीजिए। 3 2 5 और 1 जोड़ेंगे तो आएगा आपका 6। तो यहाँ से आपको फिर से सम संख्या प्राप्त हुई, यानी कि कुछ भी हो कुल मिलाकर यहाँ पर x और y को अगर आप जोड़ेंगे तो आपको विषम संख्या प्राप्त होगी। यानी कि ये तीनों बाकी ऑप्शन क्या हो रहे हैं? सम आ रहे हैं। सिर्फ यही दूसरा वाला ऑप्शन जो है वो हमारा विषम आ रहा है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। यही क्वेश्चन जो है वो पूछा भी गया है। अब हम यहाँ पर देखेंगे दूसरा क्वेश्चन दिया है कि अगर 111 हमारा क्या है? विषम संख्या है, ठीक, और 110 हमारा क्या है? सम संख्याओं का योग है, तो हमारा क्या होगा? सम आएगा क्या विषम आएगा? दोस्तों 111 क्या है? हमारी विषम संख्या। अब यहाँ पर आप क्या करिए, जैसे कि अभी मैंने आपको सिखाया ना कि अगर आप एक सम और एक विषम संख्या को जोड़ेंगे तो आपका जो भी मान आएगा वो विषम ही आता है। अभी आपने यहाँ क्वेश्चन भी लगाया है और ऐसा भी हमने भी पीछे देखा भी है। तो यहाँ पर क्या है? 111 में जब आप क्या करिए, 110 को जब जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा दोस्तों? यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 और 2, 221 आएगा, जो कि एक क्या है? हमारी विषम संख्या है। 221 में यहाँ पर आपको सम संख्या मिल नहीं रही है, क्योंकि इसका इकाई अंक ना तो 0 है, ना तो 2 है, ना तो 4 है, ना 6, ना 8। अगर इकाई अंक में 0 2 4 6 8 नहीं है, इसका अर्थ है कि ये हमारी क्या है? विषम संख्या है, क्योंकि विषम संख्या का इकाई अंक 1 3 5 7 और 9 होता है। तो इस वजह से ये कि हमारी क्या है? विषम संख्या प्राप्त होगी, तो हमारा उत्तर होगा विषम। ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको नहीं भी क्लियर हुआ है तो हम अभी और भी क्वेश्चंस अभी लगाएंगे। पहले तो हम एक बार कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर ले, फिर हम पढ़ते हैं कि इंटीजर्स किसे कहते हैं, जिसे हम कहते हैं पूर्णांक। तो सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याएं जो हैं वह पूर्णांक कहलाती हैं। सभी पूर्ण संख्याएं क्या होती है दोस्तों? पूर्ण संख्याओं का अर्थ होता है जो 0 से शुरू हो, यानी कि ये हमारी, और साथ में ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? जो हमारी 1 से लेकर अनंत के बीच में होती है, और साथ ही वो क्या हो? ऋणात्मक हो, माइनस में हो। देखिए यहाँ माइनस लगा है। तो सभी ऋणात्मक संख्याएं और पूर्ण संख्याओं को अगर हम मिला दें तो हमें क्या मिल जाएगा? पूर्णांक संख्या मिल जाएगा। पूर्णांक संख्याओं को जिस बराबर दूरी रेखा में प्रदर्शित करते हैं उसे हम संख्या रेखा कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो हमारी बनी है एक सीरीज, इसे हम संख्या रेखा बोलते हैं। संख्या रेखा क्या होता है? इसके बीच में यहाँ पर 0 होता है, 0 के ये बाईं ओर के जितने भी नंबर होते हैं वो माइनस में होते हैं, और दाईं ओर के जितने भी नंबर होते हैं वो प्लस में होते हैं। और आपको पता है कि प्लस लिखिए ना या ना लिखिए, वो प्लस माना ही जाता है अगर उसके आगे माइनस नहीं लगा है। तो यहाँ पर देखिए उसके आगे माइनस लगा है, यानी कि हमारे ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं, और इधर यहाँ पर हमारा क्या है? धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं, क्योंकि हमारी इसके आगे प्लस हम मान लेते हैं, क्योंकि प्लस होता ही है, प्लस लिखा नहीं जाता। तो ये धनात्मक पूर्णांक संख्याएं, और साथ में जो बीच में हमारा 0 है उसे हम उदासीन पूर्णांक कहते हैं। तो हमारी जो पूर्णांक संख्याएं हैं वो 3 प्रकार की होती हैं: धनात्मक पूर्णांक संख्याएं, ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं और उदासीन पूर्णांक संख्याएं। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा दोस्तों, ये जो हमारी अनंत तक जाएगी, और इधर जो है ये बाएं साइड में जो है इधर अनंत तक जाएंगी। तो संख्या रेखा पर प्रत्येक प्राकृतिक संख्या अपनी बाईं ओर की प्रत्येक प्राकृतिक संख्या से बड़ी होती है, और दाईं ओर आगे की संख्या से छोटी होती है। कहने का अर्थ यह हुआ कि जब कभी कोई भी हमारी जो जो हमारी संख्या रेखा पर जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं, अगर वह बाईं ओर जा रही हैं तो वह उसका क्या होता है? घटता क्रम होता है, और अगर वह दाईं ओर बढ़ती जा रही है तो वह उसका बढ़ता क्रम होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर हम आपसे पूछें कि -3
3 बड़ा है या -1, तो आपका उत्तर होगा -1 बड़ा है। क्यों? क्योंकि -1 जो है वो संख्या रेखा में 0 के ज़्यादा निकट है और -3 जो है वो संख्या रेखा में 0 से दूर है। इस वजह से यहाँ पर जो है -1 हमारा बड़ी संख्या होगी और -3 हमारा छोटी संख्या होगी। यानी जितनी भी संख्याएं वो अगर हमारी बाईं ओर बढ़ती जा रही हैं इधर साइड, तो वो और माइनस होती जाएंगी और 0 से और दूर होती चली जाएंगी। इस वजह से यहाँ पर क्या है, हमारा 0 जो है वो जिस 0 के बाईं ओर की संख्याएं जो है वो घटती जाती हैं और उसके दाईं ओर की संख्याएं जो है वो बढ़ती जाती हैं। क्योंकि आपको पता है कि अगर हम पूछे कि 3 बड़ा है या 1, तो आप कहेंगे कि 3 बड़ा है, क्योंकि 3 जो है वो प्लस में है। तो यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि जो हमारा 0 जो होता है वो हमारा क्या होता है, जैसे आपको मान लीजिए कि आपने किसी से उधार लिया, ठीक है, तो आपके पास जो है 2 रुपये, मान लीजिए आपने उधार लिए, तो आपके पास 2 रुपये का क्या है, कर्ज है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास मान लीजिए आपने कोई भी उधार नहीं लिया, तो इसका अर्थ है कि आपके पास 0 रुपये का कर्ज है। तो आप कहेंगे कि 0 ज़्यादा सही है कि 2 ज़्यादा सही है? आप तो चाहेंगे कि हमारे पर कोई भी कर्ज ना हो। इसका अर्थ है कि यहाँ पर 0 जो है वो ज़्यादा बड़ा है और 2 जो है वो ज़्यादा छोटा है। यानी कि संख्या रेखा पर 0 से माइनस की, मतलब माइनस की जो भी संख्याएं होती हैं वो 0 से क्या होती है, छोटी होती हैं। तो यहाँ पर हमको पता चला है, एक चीज़ अच्छे से समझ में आ रहा है। अब हम पढ़ेंगे धनात्मक पूर्णांक संख्याएं। तो सभी प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं होती हैं। इसे हम दोस्तों इंटीजर्स कहते हैं और ये जो है इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं कि यह हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स है, जिसको हम संकेत से प्रदर्शित करते हैं I+। तो I+ को अगर आपको समुच्चय के रूप में दिखाना होगा तो आप इस टाइप से आप दिखाएंगे, मजले ब्रैकेट के अंदर जितनी भी हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं उसे दर्शाएंगे। अब ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? सभी ऋणात्मक संख्याएं हमारी ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं हो सकती हैं वो, 0 को छोड़ करके, 0 के आगे आप माइनस लगाइए या प्लस लगाइए, कोई भी मतलब नहीं निकलता, क्योंकि 0 जो है वो हमारा उदासीन नंबर होता है। तो यहाँ पर 0 जो है माइनस को जो है उसे हम निगेटिव इंटीजर्स कहते हैं और उसे हम I- संकेत से प्रदर्शित करते हैं। और I- को अगर हम मझले ब्रैकेट में जो है माइनस से डिनोट करते हुए चले जाएं तो ये हमारा क्या होगा, एक ऋणात्मक पूर्णांक संख्या का समुच्चय होगा। फिर हम देखेंगे उदासीन पूर्णांक संख्याएं। तो 0 एक सम पूर्णांक है और उदासीन पूर्णांक दोनों होता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है 0 क्या है, एक सम पूर्णांक भी है और साथ में उदासीन पूर्णांक भी है, क्योंकि आपको पता है 0 एक सम संख्या है। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा पूर्णांक संख्याओं के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कि रैशनल नंबर्स किसे कहते हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त करते हैं उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। लेकिन यहाँ पर Q का मान जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, जहाँ पर P और Q क्या है, हमारे पूर्णांक हैं, यानी माइनस और प्लस कुछ भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर आपसे कहे कि 1 5/2 0/1 -7/1 -9/2 5/7, अंडर रूट में 5 को आप निकालेंगे तो 5 निकल के आएगा और 5/1 लिख सकते हैं। तो ये सभी जो है हमारी क्या है, जो है परिमेय संख्याएं हैं। आपको अगर नोट में मैं एक चीज़ समझाना चाहूँगी कि जितनी भी हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, सभी संख्याएं हमारी क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। और यहाँ पर अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, वे सभी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं उन्हें हम अपरिमेय संख्याएं यानी कि इरैशनल नंबर्स बोलते हैं। दोस्तों इरैशनल नंबर्स जो है उसको हम अंडर रूट में प्रदर्शित करते हैं, जैसे √2, √3, √5, √7, इसके अलावा भी चीज़ें हो सकती हैं। एक्सेट्रा का अर्थ है आदि। यहाँ पर वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं कि वे सभी संख्याएं जो कि परिमेय भी हो और अपरिमेय भी हो उन्हें हम क्या कहते हैं, रियल नंबर्स कहते हैं। लेकिन अंडर रूट में -x के रूप में ना हो। अंडर रूट -x के रूप में अगर संख्याएं होंगी तो वो हमारी वास्तविक ना होकर के काल्पनिक संख्याएं होती हैं, जहाँ पर x की जगह पर आप कोई भी नंबर रख सकते हैं तो उसका कोई मान नहीं निकल कर आएगा, क्योंकि वो हमारी काल्पनिक संख्या है। एक चीज़ और आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स में क्लियर करवाना चाहूँगी, जो कि क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ भी सकता है। तो चलिए देखते हैं। अगर हम परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमेशा अपरिमेय संख्या ही हमको प्राप्त होती है। जैसे 3 को √5 में अगर हम जोड़ेंगे तो 3 + √5 ही आएगा। एक परिमेय और अपरिमेय संख्या को आपस में घटाएंगे तो भी हमेशा अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। जैसे 3 में से √5 को घटाएंगे तो 3 - √5 आएगा। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो गुणा होता है वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं।
जैसे 3√5 को गुणा करेंगे तो 3√5 ही आएगा। और अपरिमेय संख्याओं का, दो अपरिमेय संख्याओं का गुणा जो है वो परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। जैसे √3 को √3 से आप अगर गुणा करेंगे तो एक परिमेय संख्या प्राप्त होगी जो कि 3 आएगा, लेकिन अगर √3 को √2 से गुणा करेंगे तो आपको √6 प्राप्त होगा जो कि एक अपरिमेय संख्या है। और इसी तरह से परिमेय और अपरिमेय, मतलब दो अपरिमेय संख्याओं का जो भाग होता है वो परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप √3 को √3 से क्या करेंगे, भाग देंगे √3 से, तो कट कर 1 आएगा जो कि हमारी परिमेय संख्या प्राप्त होगी। और यहाँ पर ये 1/1 यानी p/q के रूप में हम उसे लिखेंगे। और √3/5 और यहाँ पर √3/5, इसको आप अगर भाग देंगे तो एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी, यानी दोनों संख्याएं प्राप्त हो सकती हैं। इसी टाइप से आपसे बोला जाए कि अगर दो अपरिमेय संख्याओं को अगर हम घटाएंगे तो हमें परिमेय और अपरिमेय दोनों प्राप्त हो सकता है। अपरिमेय सिर्फ एक ही स्थिति में प्राप्त होगा जब उनका जो घटाने का जो मान है वो क्या आए, हमारा 0 में आए। जैसे 0 जो है वो हमारी परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं। यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा, जैसे अपरिमेय कब आएगा, अगर 2√5 में से आप √5 को घटाएंगे तो √5 आएगा जो कि एक अपरिमेय संख्या है। और आपको अगर दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ना है तो आंसर आपका अपरिमेय आएगा। जैसे √5 को √5 से जोड़ेंगे तो 2√5 आएगा। तो दोस्तों एक चीज़ आपसे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि जो हमारा पाई है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 जो है वो हमारा क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि ये p/q के रूप में है। और यहाँ पर जो पाई का मान है वो कुछ भी ना रखा गया, तो यहाँ पर जो है वो एक अपरिमेय संख्या हो गई। तो अब हम पढ़ेंगे दोस्तों अभाज्य संख्याओं के बारे में। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं कि वे सभी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती या जिसके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एक और स्वयं संख्या, यानी कि जो संख्या है वह खुद, यहाँ पर जो है उदाहरण के लिए आपको मान लीजिए 2, 3, 5, 7, 11 जो भी संख्याएं आपको दी गई हैं, इसको अगर आप काट कर देखेंगे, जब आप विभाजित करेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ अपने से कटेगी। 5 जो है वो 5 से ही डिवाइड होगा या फिर 1 से हो सकता है, इसके अलावा और किसी से भी नहीं कटेगा। इसी प्रकार से अगर आपसे हम पूछे, क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछा जाता है कि सबसे छोटी इकलौती सम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो वह 2 है। तो 2 प्रथम इकलौती सम अभाज्य संख्या है। दोस्तों ये जो आपको मैं दिखा रही हूँ नोट्स, आप इसको बनाते भी चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये। बहुत ही क्वेश्चन हर बार पूछा ही जाता है, किसी न किसी एग्जाम में आपको पूछ ही लेता है। ये अभी पिछले साल भी पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन, 2019 में जो पेपर हुआ था अभी लास्ट टाइम में, उसमें ये पूछा गया था, फाइनल सेमेस्टर में पूछा गया था, 4th सेमेस्टर में। यहाँ पर क्या है, 2 के अलावा बाकी सभी संख्याएं जो होती हैं वो अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं। सिर्फ 2 ही ऐसी संख्याएं जो कि सम होती, बाकी जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं वो हमेशा क्या होती है, विषम होती हैं। कभी भी आपको सम संख्या जो है वो अभाज्य नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर वो मान लीजिए 8 आप ले लिया तो 8 एक क्या है, भाज्य संख्या है, और वहाँ पर वो है एक सम संख्या, इस वजह से वो ना तो अभाज्य होगी और ना ही विषम होगी। यानी जितनी भी विषम संख्याएं होती हैं वो अभाज्य होती हैं, और सिर्फ 2 को छोड़ करके, क्योंकि 2 एक सम संख्या है। 1 से लेके 100 तक यहाँ पर जो है 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, और 1 से लेके 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे कि अगर शॉर्ट नोट में पूछ लिया तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, इस चीज़ को समझ सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर भाज्य संख्याओं के बारे में, यानी कंपोजिट नंबर्स किसे कहते हैं। तो वे सभी संख्याएं जो अभाज्य ना हो, अर्थात जो कि 1 से भी कटे और स्वयं के अलावा दूसरी संख्याओं से भी कटे, विभाजित हो जाए, या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, उन्हें हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे अगर आपने यहाँ पर को मान लीजिए आपने 4 लिया, ठीक है, 4 को अगर आप अभी क्या करिए, इसका गुणनखंड बनाइए, तो 4 जो है वह 1 से कटेगा, 4 4 से भी कटेगा, 4 जो है वह 2 से भी कटेगा। तो यानी 2 या 2 से ज़्यादा अगर किसी भी संख्या के गुणनखंड आ रहे हैं, इसका अर्थ है कि वह संख्या जो है भाज्य संख्या है। भाज्य संख्याओं के बारे में कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं कि भाज्य संख्याएं सदैव जो है वो पॉजिटिव होती हैं, यानी हमेशा क्या होती हैं दोस्तों, भाज्य संख्या हमेशा धनात्मक होती हैं।
प्रथम भाज्य संख्या जो है वो 4 है। आपसे पूछे प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है तो 2 है, लेकिन प्रथम भाज्य संख्या क्या है तो 4 है। इसके अलावा अभाज्य संख्याओं में n गुना यानी 2, 3, 4 से अगर हम गुणा करते जाएं तो वहां से हमें भाज्य संख्या प्राप्त होगी। जैसे आपको पता है 17 क्या है, हमारी एक अभाज्य संख्या है, लेकिन अगर आप 17 को जो है अगर आप 2 से गुणा करेंगे तो 32 आएगा, और 32 को आप अगर अभी तोड़ना चाहेंगे, गुणनखंड करेंगे तो इसके कई सारे खंड आएंगे। इसी प्रकार से आप 17 में 3 से गुणा करेंगे तो आपको 51 प्राप्त होगा, जो कि एक हमारी क्या है, भले ही विषम संख्या है लेकिन ये भाज्य संख्या होगी, क्योंकि इसमें क्या होगा, आप इसको जब आप तोड़ेंगे तो 51 जो है वो कई भागों में बटेगा, क्योंकि आपको पता है 51 1 से भी कटेगा, 51 से भी कटेगा, 17 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा, तो इसके कई गुणनखंड प्राप्त होंगे। यहाँ पर जो है दोस्तों अभाज्य संख्याओं से रिलेटेड भी कई पॉइंट्स हैं। जैसे यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि सहअभाज्य संख्या या फिर असहभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं। तो को का अर्थ होता है सह, यानी साथ में जब दो चीज़ें हो तो उसे हम कहते हैं को प्राइम। तो दो संख्याओं का ऐसा युग्म जिनका 1 यानी एक के अलावा कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो उसे हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं, अर्थात जिन संख्या युग्मों का जो मासा होता है वो 1 आए, ठीक है, 1 हो। यहाँ पर आप 5 और 9 को लीजिए। 5 और 9 को अगर आप निकालेंगे, इन दोनों का कॉमन जो गुणनखंड होगा वो 1 ही होगा, क्योंकि अगर 5 को आप काटेंगे तो 5 तो 5 से कट जाएगा, लेकिन 9 को तो नहीं काटेगा। 9 को आप कट करेंगे तो 9 तो मान लीजिए 9 से तो गुणनखंड हो जाएगा, लेकिन 5 से नहीं होगा। लेकिन एक इन दोनों के बीच में ऐसी कॉमन संख्या है जो कि 5 को भी काटेगी और 9 को भी काटेगी। इसी प्रकार से 9 और 25 को लेंगे तो यहाँ पर जो है 9 तो 9 को काट लेगा लेकिन 25 को नहीं काट पाएगा। इसी प्रकार से 25 जो है वो 5 से भी कट सकता है और 25 से भी कट सकता है, लेकिन 9 से नहीं कटेगा। तो इन दोनों के बीच में सिर्फ एक ऐसी संख्या है जो कि दोनों को काटेगी। 1 से 9 भी कट सकता है और 25 भी कट सकता है, यानी कि दो संख्याओं का ऐसा जोड़ा जो कि जिनका मासा जो हो 1 आए उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सहअभाज्य संख्या बोलते हैं, यानी को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि जो भी क्रम से आने वाली होती हैं उनका मासा हमेशा 1 ही होता है। जैसे 4 और 5 का आप मासा निकालेंगे तो 1 आएगा, 6 और 7 का निकालेंगे तो 2 1 ही आएगा, 8 और 9 का निकालेंगे तो 1 आएगा, यानी कि कितनी भी क्रम से आने वाली दो संख्याएं हैं उनका मासा हमेशा सिर्फ 1 होता है। और दो अभाज्य संख्याएं सदैव आपस में सहअभाज्य होती हैं। जैसे 13 और 17 क्या है दोस्तों, अभाज्य संख्या है, और इनको अगर आप मासा निकालेंगे तो 1 ही आएगा। और 11 और 19 का भी मासा सिर्फ 1 आएगा। 17 और 31 का मासा 1 आएगा। 7 और 11 का भी मासा सिर्फ 1 आएगा। 29 और 53 का भी 1 आएगा। जितनी भी संख्याएं होंगी अगर वो दो हमारी ले रही हैं साथ में अभाज्य संख्याएं तो उनका हमेशा आपस में सहअभाज्य होता है, वो दोनों संख्याएं सहअभाज्य होती हैं। और सहअभाज्य संख्याओं का योगफल और गुणनफल आपस में सहअभाज्य होता है। जैसे आपने 2 और 3 को लिया, ठीक है, आप इन दोनों को ले रहे हैं, 2 और 3 क्या है, हमारे सहअभाज्य हैं। इनका गुणा करिए तो 6 आएगा, इनको जोड़ेंगे तो 5 आएगा, और 5 और 6 का जो मासा होगा वो 1 आएगा, यानी ये भी एक सहअभाज्य संख्या है और साथ में ये भी। इसी टाइप से 3 और 5, 5 और 7 को भी आप लेंगे तो ये हमें जो है सहअभाज्य संख्याएं प्राप्त होंगी। अब हम पढ़ेंगे जुड़वा अभाज्य संख्याओं के बारे में। तो संख्याओं का ऐसा युग्म जिनके बीच का अंतर 2 हो और संख्याएं जो है वो अभाज्य हों। जैसे 3 और 5, ठीक है, इनके बीच का अंतर क्या हो रहा है, 2 हो रहा है, और ये दोनों आपस में अभाज्य भी हैं, इस वजह से ये जुड़वा अभाज्य संख्या है। 5 और 7 के बीच का अंतर 2 है। 11 और 13 के बीच का अंतर भी 2 है। 17 और 19 के बीच का अंतर भी 2 है। 29 और 31 के बीच का अंतर भी 2 है। इस वजह से ये हमारी क्या है दोस्तों, जुड़वा अभाज्य संख्या है। इसी प्रकार से अत्रिभाज्य संख्या होती है कि वे संख्याएं मतलब वे 3 प्राकृतिक संख्याओं का समूह जिनका मासा 1 हो उन्हें हम अत्रिभाज्य संख्याएं या प्राइम ट्रिपलेट नंबर्स कहते हैं। जैसे 8, 9 और 25, इनके बीच में कोई कॉमन नंबर नहीं है, लेकिन सिर्फ एक ऐसी संख्या है जो कि 8 को भी काटेगा, 9 को भी और 25 को भी। इस वजह से ये तीनों अत्रिभाज्य संख्याएं हैं, और ये 9, 16, 25 भी अत्रिभाज्य है। एक चीज़ यहाँ भी कॉमन है दोस्तों कि कोई भी 3 क्रमागत आने वाली संख्याएं आपस में अत्रिभाज्य होती हैं। जैसे 8, 9, 10, इन तीनों का जो मासा होगा वो 1 ही आएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे, मान लीजिए आप अभी फैक्टर करना चाहें, 8 जो है वो
2 से कट जाएगा, 10 भी 2 से कट जाएगा, लेकिन क्या 9 कटेगा? नहीं कटेगा। 9 जो है वो 3 से कट सकता है, लेकिन 8 और 10 नहीं कटेंगे, लेकिन 1 से ये तीनों कट जाएंगे। यानी इन तीनों के बीच में कॉमन नंबर सिर्फ 1 है, इस वजह से ये तीनों अत्रिभाज्य संख्या यानी प्राइम ट्रिपलेट नंबर्स हैं। इसी प्रकार से 3, 4, 5 भी हैं, और जितनी भी क्रम से आने वाली 3 संख्याएं होती हैं, चाहे कोई भी हो, आप करके देख लीजिएगा, मैजिक है। उनका जो क्रमागत आने वाली संख्या है वो एक ही आएगा, मतलब उनका मसा एक ही आएगा, इस वजह से वो प्राइम ट्रिपलेट नंबर्स होंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी लंबा होते जा रहा है, हम इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो यहाँ पर जो है आपको आई होप आज का पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा, और नहीं हुआ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू बता दीजिएगा, मैं फिर से समझा दूंगी। आपको जो भी डाउट होगा आप ज़रूर बताइए, क्योंकि यहाँ पर हमें जो है हेजिटेशन नहीं रखना है। आप क्लास में मान लीजिए क्वेश्चन नहीं पूछ पाते, लेकिन यहाँ पर तो आप हमसे कमेंट बॉक्स के थ्रू क्वेश्चन कर सकते हैं, और मैं आपको जो है सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर भी करवा दूंगी। यहाँ पर साथ में आप नोट्स भी बनाते चलिए, क्योंकि ये जो पॉइंट्स हैं ये आपको कहीं नहीं मिलेंगे। इन पॉइंट्स के जो क्वेश्चन के जो टॉपिक्स, मतलब ये जो हमारा कॉन्सेप्ट्स है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो ऑनलाइनर में ज़रूर पूछ लिया जाता है, नहीं तो फिर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ ही लिया जाता है। और बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बात मानिए, आप इसे नोट्स बनाते हुए चलिए। आपको जो है मैं इस पूरे का जो है एक PDF भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उसे डाउनलोड करके भी नोट्स बना सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जो कि संख्या के ऊपर था। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइए, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और अपने दोस्तों को ज़रूर भेजिए, ताकि उन्हें भी जो है इसका फ़ायदा मिल सके, और ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है उन्हें भी क्लियर हो सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।